बहुत जी। सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं प्रतीक त्रिवेदी। नए सिरे से बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगभग मोटे तौर पर ये अब तय हो गया कि पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की ही बनेगी। अगर ये आंकड़े अगर थोड़ा मान भी लें, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि क्या टीएमसी 200 के पीछे जाती है, नीचे जाती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। और क्या बीजेपी वो पीछे जाती है 9 या 10 सीटें और बीजेपी 100 के पास पहुंच पाती है, क्योंकि एक आंकड़ा यह भी था तमाम दबी आवाज में कि बीजेपी 100 तक पहुंच जाएगी। तो क्या 100 तक पहुंच जाएगी बीजेपी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं था, नारा पार्टी तरफ से यह था कि 200 के पार, लेकिन तमाम समीक्षाओं, तमाम एनालिसिस के बीच में सूरत हाल ये 5 राज्यों में की मतगणना हो रही है और उसमें पश्चिम बंगाल, जिस पर सारी दृष्टि, सारी नजर सबकी बनी हुई थी, वहां पे 209 के आंकड़े के साथ यानी जीतती हुई टीएमसी दिखाई दे रही, जहां पे वो आगे है, लीड में है, और बीजेपी 80 सीटों पे और कांग्रेस और यानी लेफ्ट 2 पे और 1 पर अन्य है। तमाम इन सिलसिलों को जोड़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार में मंत्री भी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, और हमारे साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। शहनवाज साहब, बहुत सारी बातचीत हो रही है, आप भी लगातार, मैं देख रहा था अभी बीच में कि आप भी तमाम चैनल्स में मौजूद हैं। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या हुआ, कहां पे चीजें कैसे नहीं बन पाई। शुरुआत फर्स्ट 2 फेजेस में कहा गया बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा हुआ है, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। लास्ट के फेजेस में कुछ नहीं बन पाया, कोरोना फैक्टर था, आया वो लास्ट के फैक्टर्स में आया, यानी 3, 5, 6, 7 या 6, 7, 8 वाला जो फेज है उसमें तो 1 और 2 वाले फेज में इतनी लीड नहीं हो पाई कि बाकी उसमें हम उसको कवर कर लेते। क्या एनालिसिस, मोटे तौर पे एक बहुत लंबा करियर है आपका, पॉलिटिकल करियर, तो जानना चाहेंगे। देखिए प्रतीक जी, आप भी भैया जी बन के वहाँ पूरा घूमे। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक महिला आपको ही वो प्रोग्राम देखने नहीं, आपकी फैन आपसे मिलने आई थी। तो जिस प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और ज़मीन पे आप देख रहे थे कि आपने जैसा सवाल पूछा कि क्या हो गया, हो ये गया 3 वाली पार्टी, जो 3 एमएलए की पार्टी अभी 83 पे है, यानी हम कितना % आगे बढ़े हैं। हमने बेंचमार्क रखा था कि अब की बार 200 के पार, क्योंकि 2016 में भी हमारी केंद्र में सरकार थी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तब प्रधानमंत्री थे, और तब भी हम लोग चुनाव पूरी शिद्दत से लड़े, लेकिन उस चुनाव में हमें सिर्फ 3 सीट आई थी। इस बार बंगाल के अंदर लोगों को लगा कि परिवर्तन हो सकता है, तो 2 वोट है, एक कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमसे सीटों में आगे थी, वोट में आगे थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और ममता जी की सरकार बनी थी। इस बार जो ममता जी के विरोध का वोट था वो ज़रूर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। हमें जो लगता है, मेरा जो अपना आकलन है, हो सकता है कई लोग इससे सहमत ना भी हों, वो ममता विरोधी वोट में बंटवारा करने को खड़ी थी, खुद की शहादत दे दी, लेकिन ममता जी को जिता दिया। हम लोग जो लड़े वो पूरी ताकत से हम ही लड़ रहे थे, और हमारी सीटें बढ़ी है, उम्मीद से कम सीटें आई हैं। हमें लगता था कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हम जिस तरह आसाम में बढ़े, हम बंगाल में बढ़े, हम तमिलनाडु में बढ़े, हम केरल में बढ़े, पुडुचेरी में बढ़े, हम सिर्फ बढ़ने वाली हैं। लेकिन आसाम में सरकार बना लिया, बंगाल में बना नहीं सके, लेकिन अगर कोई पार्टी बढ़ी है तो हमारी पार्टी, इतना तो क्रेडिट आप हमें देंगे। 3 से 83 पे पहुंच रहे हैं। नहीं, हम आपको दे रहे हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। हम तो बस सिर्फ ये पूछ रहे थे 200 पार का जो नारा था वो अभी स्टैंड कर, मैं आऊंगा बिल्कुल। मैं आपको 3 से 80 वाला कितने फीसदी है, मैं एक चीज बताता हूँ कि हमने भी, आपने पढ़ाई की है, तो जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, तो अपने घर के लोगों से क्या कहते हैं, हम 60 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, हम 80 के लिए पढ़ रहे हैं। हम तो बेंचमार्क रखते हैं कि हम 100% नंबर लाएंगे, लेकिन क्योंकि आप बड़े मेहनत करते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ नंबर कभी कम आते हैं, कभी उम्मीद पे क्योंकि आप आते हैं। बहुत सुलझे हुए हैं,
बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत सुलझे हुए राजनेता मैं कहता हूं आप हैं, तो क्योंकि आपने छेड़ ही दिया तो अब मैं पूछ ही लेता हूं। लेकिन उसी इम्तिहान में जो क्लास टीचर होता है बुलाता है बच्चे को, यहाँ और बच्चा जाता है उसके पास और उससे पूछा बताओ चाहे कितना ला पाओगे, ईमानदारी से बताना, अब तो पेपर हो गया है, कितने ला पाओगे? तो जो कितने ला पाओगे वो बच्चा कहता कि 3 छूट गए हैं और 6 कर पाए थे, 6 में 1 गलत हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 100 आ जाएंगी। तो ये एनालिसिस थी आपके पास? हाँ, अभी तो क्लास टीचर आप ही हैं, आप ही पूछते थे कितने लाओगे और ये नहीं पूछा आपने शोले फिल्म की तरह। मैंने वही पूछा, कोई बात नहीं, आप लड़े, अच्छा लड़े, चुनाव अच्छा लड़े, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा चुनाव लड़े, इसमें दो राय नहीं। आप अगर पूछ लीजिए भैया जी कि कितने विधायक थे, मैं कहूँगा सिर्फ 3, कितने आ गए तो मैं कहूँगा 83। तो आप क्लास टीचर के नाते क्या हमारे परफॉर्मेंस को खराब कहेंगे? शाबाश, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आशिका के पास एक तरफ रुक जाना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास और बाकी मेहमानों को भी जोड़ूंगा। आशिका हमारी सहयोगी हैं, बड़ा लंबे समय से काम कर रही हैं और लगभग जब चुनाव शुरू हुए उससे 2 महीना पहले तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और बीच में इतना ज्यादा व्यस्त रही कि हालांकि उनको कोरोना जैसी चीजें नहीं हुई और तमाम सिम्टम्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो दुरुस्त रही और काम करती रही। एक बार फिर से मौजूद हैं आशिका केमा नाचो, और क्या है सूरत हाल जहां मौजूद हैं आप? तमाम लोग, जश्न के लोग था, उसके बारे में हिदायत दी गई, तो पुलिस किस तरह से उनको रोक पा रही और कितना वो रुके हैं, इस पर एक सूरत हाल दीजिए तो फिर हम आगे बढ़े। आशिका, सबसे पहले तो कोरोना के हालात को देखते हुए प्रतीक जी बेचे आची जिंदा है, और दूसरी बात काली घाट में हूँ, यहाँ की तस्वीरें अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ ज़रा घुमाकर दिखाएं, भीड़ भाड़ यहाँ जो लोग हैं वो जुटना शुरू हैं। नंदीग्राम जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है इस समय, रुझान तो आ गए, ये तो साफ हो गया है कि सरकार बन रही है टीएमसी की, लेकिन नंदीग्राम जहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है 2 बड़े नेताओं की, ममता बनर्जी की खुद, तो नंदीग्राम में फिलहाल अंतिम राउंड की गिनती शुरू होने वाली है और ममता बनर्जी 800 वोटों से ज़्यादा की लीड लिए हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले खबरें ये आ रही थी कि 6 वोट से शुभेंदु आगे हैं, तो कांटे की टक्कर है। और ये काली घाट की जो गली है नंदीग्राम पर निगाह टिकाए हुए है इस समय प्रतीक जी। 2016 और 2019 में मैं उसी गली पे मौजूद था। आप बड़ी बहादुर रिपोर्टर भी हैं, लगातार मैंने कहा जिस तरह से सामना करती रही हैं, अपने को सुरक्षित रहिएगा और रिपोर्ट करते रहेगा। मैं एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करूंगा। सोमनाथ सिंह रॉय साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ साहब। राज लहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले हमारे शोज में भैया जी कहीं में आते रहे हैं। राज लहरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुबीर भौमिक साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा बताया गया कि वो कुछ देर में हमारे साथ शरीक होंगे, उनका भी स्वागत होगा। सुपर्णो मोहित्रा तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बात राज लहरी साहब के पास जाना चाहूंगा। दादा, चेहरा उतरा हुआ है बहुत ज्यादा, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बड़ी एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन यही जो शाहनवाज साहब से पूछा था मैंने कि मैं भी था 1.5 महीना, मैं भी ग्राउंड उसमें घूमता रहा जिसको शाहनवाज जी जिक्र कर रहे थे। वोटर वोकल था इस बार। मैं इस बात आपके सामने रख रहा हूं, वोकल था और बोल रहा था। लोकसभा चुनाव में नहीं बोल रहा था वो, इस बार बोल रहा था। और ये जो तमाम नारे थे उसमें कौन सा नारा सबसे ज्यादा बेहतर बैठा, ये कि अकेला दीदी को घेर लिया सब लोगों ने, ये या बंगाली अस्मिता वाला, ये ज्यादा बेहतर रहा, या पोलराइजेशन वाला? तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान का जो तमाम सारे कार्ड थे वो सब फेल हुए। आपका क्या एनालिसिस है? उसके बाद मैं आगे रुक करूं। राज लहरी साहब, देखिए भाई साहब, अगर एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे, तो कांग्रेस और सीपीएम has become absolutely irrelevant in Bengal now, looking at the data that are available as of now. पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस, लेकिन आप तो दादा ये चुनाव था और चुनाव लड़े जाते हैं जीतने के लिए, और आप भी यही कह रहे थे कि बीजेपी इस बार देखिएगा क्या होगा, आएगी। तो ये तो कहना कि वो इररिलेवेंट है, इससे खुशा नहीं हो जा सकता। मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब जगह पे कांग्रेस संयुक्त मोर्चा जिसे कहा जाता है, इन्होंने पूरा छोड़ दिया था तृणमूल को अपनी जगह। दूसरी बात यह है
कि ये बंगाली अस्मिता की बात तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, आचार्य देवप्रसाद घोष, दुर्गाचरण बंदोपाध्याय की पार्टी है, जनसंघ के थे, जिनके पूर्व उत्तरसूरी है भारतीय जनता पार्टी। तो बंगाली अस्मिता की बात तो है नहीं। हाँ, जो बात हो सकती है यहाँ पे कि बंगाल, देखिए एक अलग सा राजनीति यहाँ पे होती है, एंड बंगाल ऑलवेज लुक्स फॉर अ फेस। ये फेस अगर भाजपा देती तो शायद यहाँ पे कुछ काम कर जाता। बंगाल ऑलवेज वांट्स टू रिलाई ऑन समबडी, एक स्पार्क, एक व्यक्ति को, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय हो, कांग्रेस के वो कौन सी चीज चूक कहां से हुई, ये जानना ही चाहते हैं लोग कि वो चूक कहां पे हुई, बीजेपी से चूक कहां हुई है, कौन सी चीज वो स्ट्राइक नहीं कर पाई, कौन सा सेंटिमेंट छू नहीं पाई। बीजेपी वो फेस, वो बंगाल एक फेस जो बंगाल हमेशा देखता रहता है, ढूंढता रहता है कि कौन है मेरा नेता, वो कहीं ना कहीं वो काम कर गया है। वही एक बात अगर हो सकती है, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो अदर थिंग्स। एंड डेफिनेटली the M factors that's there in Bengal elections, the 28%, 38%, वो consolidation जो लोकसभा के समय में कुछ सीटों में हुआ था, वो पूर्णता से हो गई थी इस 2021 के चुनाव में। And the entire minority vote bank has been consolidated by ममता बनर्जी's party, which is absolutely evident. And booth-wise results जैसे जैसे आएंगे आपको पता चल जाएगा। If it had not been a place, then संयुक्त मोर्चा के पास ये 2 सीट्स के खाता तक नहीं खुले हैं उनके, ये नहीं होता। ठीक है, आपकी एक ये बात मुझे लग रही है, क्योंकि बार बार जब मैं घूम रहा था वहां भी लग रहा था, और तमाम सारे लोग पूछ रहे थे कि बीजेपी की तरफ से लीडर कौन होगा, फेस कौन होगा, वो फेस कौन है जो चैलेंज कर रहा है, वो फेस कौन होगा जो वहां पर ये ममता बनर्जी के सामने खड़ा। देखिए, बाकी जगहों के चुनाव में अगर आप नेता नहीं घोषित करते तो चल सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों ने कहा ये एक मुश्किल चीज है, ये एक मुश्किल हालात है, यहां पे आपको फेस लाना पड़ेगा। तो ये काम शायद शाहनवाज बताएंगे कि हम लीडर तो ले आए थे, नेता तो ले आए, जिससे एक माहौल, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय से लेके नेता देना शुरू किया था। नवगोपाल मित्रों से 1867 हिंदू मेला के समय से नवगोपाल मित्रों से नेता देना शुरू किया भारतवर्ष को। वो चलता गया सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, बैरिस्टर चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, बाघा जतीन, सचिंद्रनाथ सान्याल, सारे रेवोल्यूशन से लेके राजनीति। दादा मैं आता हूं, सुपर्ण मोइत्रा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब भी जुड़ गए हैं। सुपर्ण मोइत्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि आपका जब जो सवाल मैंने शाहनवाज से पूछा था, मैं अब आपसे पूछता हूं टीएमसी के पास, वो जो बंगाली अस्मिता की बात आप बार बार कह रहे थे, खेला होबे की बात कह रहे थे, खेला होबे से इनफैक्ट शुरू हुआ था बीरभूम के जगह से, तो वो जो खेला था अब उसकी तो परतें खुलनी चाहिए, अब तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या फैक्टर था जिसने आपको एस्टैब्लिश किया या एस्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है, एंड व्हाट्स योर एनालिसिस। जी सुपर्ण मोइत्रा। प्रतीक जी, आपको नमस्कार। बाकी जितने तमाम लोग इस शो में मौजूद हैं मेरे साथ, उनको भी मैं आपके ज़रिए नमन करता हूं, और जितने भी लोग इस अनुष्ठान को देख रहे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। आज दिल तो करता है कि जश्न मनाऊं, लेकिन जिस पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य संकट का जिस पृष्ठभूमि में खड़े होकर आज इस चुनाव का परिणाम या नतीजे निकल के आ रहे हैं, तो उसमें दिल तो करता है जश्न मनाने का, लेकिन हृदय साथ नहीं दे रहा है। तो हमें पहली बात यह है कि जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स है, स्वास्थ्य कर्मी है, जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल वर्कर्स है, और जी फ्रंट लाइन पर पुलिस है, नर्सेज है, जितने भी तमाम कंजर्वेंसी स्टाफ है, जितने भी तमाम लोग इस देश में उस चीज़ को लड़ रहे हैं, तो हम उनको पहले आपके ज़रिए सलाम और नमन करना चाहते हैं कि वो है तभी हम लोग जिंदा हैं और खड़े हैं। तो एक चुनाव आते जाते रहते हैं, कभी टीएमसी जीतती है, कभी दूसरा कोई जीतेगा, ये तो चलता रहता है, लेकिन देश में लेकिन इस बार के चुनाव कठिन थे, इस बार के चुनाव कठिन थे, 2016 से ज्यादा और मुश्किल थे, और आपको पता था कि इस बार बीजेपी आपको चैलेंज कर रही है और फ्रंट में आके चैलेंज कर रही है।
प्रतीक जी, मैं कोई व्यक्तिगत बात मैं कहना नहीं चाहता था। हालांकि सबके सामने एक व्यक्तिगत बात मैं कहना चाहता हूं। मेरा अपने पार्टी के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया था कि क्यों मेरा प्रतीक जी का डिबेट में मुझे क्यों हिस्सा लेने के लिए नहीं भेज रहे, क्योंकि काफी आपका सम्मान करता हूं, आप जो करता है, तो पार्टी शायद आज मुझे एक उपहार के तरीके से आज मुझे आपके सामने मौजूद किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हर लड़ाई मुश्किल होता है, लेकिन इस लड़ाई को अगर किसी राजनीतिक दल के बीच में देखेंगे तो इस लड़ाई को छोटा करना होगा। मैं पहले भी आपके अनुष्ठान में आ चुका हूं और तभी भी मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कल्याण अभिविन्यास, विकास अभिविन्यास और सम्मिलित करके लोगों को ले जाने में विश्वास रखते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो विश्वास है, उनसे हमारा विचारधारा और विश्वास काफी अलग है। मैं ज्यादा इससे और ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो हमने अपना दादा मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है। दादा मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। प्रीति रघुनंदन के पास स्टूडियो में जाना चाहूंगा। जी प्रीति। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को उनकी जीत के लिए बधाई दी है, और अभी ये रुझान ये जिसमें टीएमसी 209 रुझानों पर आगे चल रही है, 80 पर बीजेपी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने वहां पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की थी और लगातार टीएमसी के शासन को खत्म करने की मांग की थी वहां की जनता से, लेकिन उन्होंने अब जिस तरह से रुझानों में लगभग तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने बधाई देने के साथ साथ कहा है कि दीदी को उनकी पार्टी की विक्ट्री पर, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दोबारा इलेक्ट होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके अगले कार्यकाल के साथ। तो देश के रक्षा मंत्री ने उन्हें बधाई दी और उनके आने वाले अगले कार्यकाल के लिए, जो उनके लिए हैट्रिक है, वो उसके लिए भी शुभकामना देते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी कितनी तैयार थी इस आंकड़े के लिए, हालांकि बीजेपी इसे भी बहुत पॉजिटिव नोट पर ले रही है कि हम 2016 में अगर 3 पर थे तो अब हम जिस जगह पहुंचे हैं 79 पर, ये एक बेहतरीन आंकड़ा है और आगे हम और कोशिश करेंगे। लेकिन प्रतीक, एक बात जो बेहद अहम हो जाती है वो ये कि 2016 से लेकर 2000 आज की 21 की हम बात करें तो ये जो आंकड़ा बदला है वो बीजेपी के लिए जरूर बदला है, लेकिन अगर मैं बात करूं टीएमसी के लिए, तो टीएमसी के लिए 211 के आंकड़े के आसपास ये तस्वीर बनती हुई दिख रही है। और ये कहा जा रहा है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि वोट परसेंटेज टीएमसी का बढ़ा है और लेफ्ट का और कांग्रेस का जितना भी वोट था वो खिंचकर आया है बीजेपी के पास। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल बात से सहमत हूं। और ये बात मैं बिल्कुल दादा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सुपर्ण दा मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सुबीर भौमिक साहब के पास जाना चाहता हूं। सुबीर भौमिक साहब अगर पैनल पे मौजूद हैं तो मैं उनके पास जाना चाहता हूं। सुबीर साहब, एक तो ये कि ममता की जो अपील है, हालांकि वो खुद अभी लड़ाई में मौजूद हैं और बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन ये माना जाए कि उनकी अपील जो है पूरे बंगाल में बार बार इस बात को हो रही थी कि लोग नाराजगी हो सकता है टीएमसी से किसी पॉइंट पर हो, लेकिन एक अपील है पूरे बंगाल में और वो साफ दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात ये कि आप लीडर टीएमसी से ले जा सकते हैं, बीजेपी में ले जा सकते हैं, किसी और पार्टी में ले जा सकते हैं, माहौल बना सकते हैं चुनाव का, लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बात, दो बातें जो है बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आ रही हैं। सुबीर भौमिक साहब, ऐसा है कि आप अगर रसगुल्ला को लेके करेला के टोकरी में रखोगे तो वो जो रसगुल्ला है ना, वो रसगुल्ला नहीं रहेगा, वो करेला होगा। एक दूसरा ये है, मतलब कि ये डिफेक्टर विफेक्टर ये सब बंगाल में नहीं चलने वाला, ये जाहिर हो गया है। हालांकि शुभेंदु काफी तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं अपने बलबूते पर बंगाल के पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा बात, हमारे पहले कोई कह रहे थे बंगाली अस्मिता का सवाल तब आता है, बंगाली कभी हाई कमांड का कल्चर टॉलरेट नहीं किया है। चित्तरंजन दास निकल कर गए, सुभाष बोस निकल कर गए, अलग पार्टी बनाया, अजय मुखर्जी निकल के गए, विधान चंद्र राय टक्कर लेते थे जवाहरलाल नेहरू से, प्रणब मुखर्जी भी निकल के गए थे, वापस आए, और लास्टली ममता बनर्जी। ममता सबसे सक्सेसफुल है क्योंकि वो इन लोग बड़े बड़े लीडर जैसे अलग पार्टी बनाकर अपने पार्टी को यहाँ सत्ताधारी बनाने में कामयाब रहे। यहाँ एक कल्चर नहीं चलने वाला, ये भाजपा वालों को समझना चाहिए।
कि साहब हम मोदी और अमित शाह के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और बाद में जो जी हजूर करेंगे उनमें से किसी को उठा के हम बैठा देंगे मुख्यमंत्री। ये दूसरे जगह चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। बंगाली हाई कमांड कल्चर से हाई कमांड कल्चर बंगाल में ये चलने वाला नहीं, एक नंबर है। तो यहाँ एक क्लियर चॉइस लीडर पहले से होना चाहिए था और ये हुआ नहीं। लोग सोचे कि दूसरे फॉर्मूला ये फॉर्मूला जो दूसरे स्टेट्स में चलता है यहाँ चलेगा, नहीं चला। एक दूसरा ये भी है ना कि बंगाल का डिवीजन जरूर धर्म के आधार पर हुआ था, बट पार्टीशन यहाँ कभी साइकोलॉजिकली एस्टेब्लिश नहीं हुआ। और खास तौर से बांग्लादेश आजाद होने के बाद से ये बंगाली अस्मिता वाला बात बहुत सामने आ गया, क्योंकि बांग्लादेश बना था इस्लाम के खिलाफ जाकर, पाकिस्तान के खिलाफ लड़के, भारत का सहायता लेकर। तो आज यहाँ आकर आप ये हिंदू मुस्लिम वाला बाइनरी ज्यादा करोगे ना तो ये काम नहीं होगा। हमने चैनल आफ्टर चैनल में ये कहा है, जब कहे हैं तो भाजपा वाले नाराज हुए, हमको गाली भी निकाला है कि हम तृणमूल के हैं। कई तृणमूल के नहीं है, दीदी के साथ बहुत इशू है हमारा, खासतौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर यहाँ नहीं चलने वाला। हाँ। क्योंकि हमारे मुस्लिम बहन लोग भी हमको भाईफोटा दे देते हैं। ऐसे हम लोग देखें जो 5 वक्त नमाज करने के बाद भी स्कूल में सरस्वती पूजा होता है तो मुसलमान ऐसे जाके हाथ जोड़ता है। अब यहाँ गड़बड़ देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी जब लड़ाई किया नंदीग्राम में सीपीएम के खिलाफ, उसके 2 लेफ्टिनेंट कौन थे? अबू ताहिर, अबू सुफियान। हमको वहां के लोगों ने कहा है कि दादा निकल कर आए हैं भाजपा में, उनकी कोई मजबूरी होगी, हम उनके साथ रहते। बट उन्होंने भाजपा में जाते ही तिलक यहाँ लगाने के साथ साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि मिनी पाकिस्तान है। अरे बाबा, नंदीग्राम ऐसा जगह है जहां 8 अगस्त 1942 में 8 लोग मारे गए अंग्रेजों के गोली से, उसमें 4 मुसलमान थे, 4 हिंदू थे। यहाँ के लोग बांग्लादेश के घुसपैठ नहीं है, ये लोग वेस्ट बंगाल के इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। तो हर मुसलमान देखते ही आप बांग्लादेश घुसपैठ, ये जो बकवास है ना, मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ, ये बकवास भाजपा का यहाँ नहीं चला है और न ही कभी चलेगा। तीसरी चीज, साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन शाहनवाज साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। 1 मिनट आप सुन लीजिए, 1 मिनट। अच्छा बोलिए। कि बांग्लादेश से जरूर दादा बोलिए, दादा बोलो। हाँ, देश में बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज है, हैरान करने वाला ग्रोथ है बांग्लादेश का। वहां से यहाँ क्यों लोग आएंगे? किसी जमाने में जरूर आए होंगे जब बास्केट केस था, बट बांग्लादेश के साथ हमारा जो लिंकेज है वो बहुत करीब का लिंकेज है। बांग्लादेश का कोई आदमी पहला पैसा खर्च करता है तो कलकत्ता में आके करता है, चाहे यहाँ हॉस्पिटल में आ जाए, चाहे यहाँ ईद के शॉपिंग करने के लिए आ जाए। तो हम ये जो एक घुसपैठ वाला हंगामा करके, आज के तारीख में भारत में जो टूरिस्ट आते हैं 23% हाईएस्ट दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, ऑफिशियली आते हैं, और ये पैसा यहाँ खर्च करते हैं। साहब ये बंगाल का इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होता है। तो अब हम घुसपैठ बोल के, इनको दीमक बोल के भगा देंगे, ये सब शाहनवाज साहब मैं आपसे जवाब लूंगा। शाहनवाज साहब आपसे बिल्कुल जवाब लूंगा कि ये कार्ड बिल्कुल एनालिसिस है, ये कार्ड क्यों नहीं चले। शाहनवाज एक पॉइंट, लेकिन आपसे पहले मैं राज लहरी साहब से जाना चाहूंगा, क्योंकि वो इस मुद्दे पे बोलते रहे हैं, तीखा बोलते रहे हैं भैया जी कहीं में। तो मैं आपसे राज लहरी साहब इस बात का जवाब दीजिए, उसके बाद शाहनवाज जी जवाब देंगे इस बात का। एक पॉइंट के बाद भाजपा वाले हिस्से पे वो जवाब देंगे, बांग्लादेश वाला मुद्दा, और आपने जो कहा कि ये मुद्दे चलते नहीं है यहाँ पे, जो आप हिंदू मुसलमान का लेके आए थे। जी भाई साहब, जरूरी नहीं है कि चुनाव में के नतीजे भाजपा के पक्ष में आया है या विपक्ष में आया है, इसका मतलब कि मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिल्कुल भी है, मुद्दा आज भी उतना ही जायज है और तात्पर्यपूर्ण है कि घुसपैठ यहां पे हुआ है। 2011 के समय में यूपीए गवर्नमेंट के समय के रिपोर्ट था 20% लोग यहां पे अवैध घुसपैठ है। ये मनमोहन सिंह की सरकार की समय की रिपोर्ट है, ये कोई भाजपा की रिपोर्ट नहीं है। घुसपैठ हुई है, अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो 70 साल में बॉर्डर को क्रॉस क्यों नहीं किया गया, बॉर्डर को क्लोज क्यों नहीं किया गया, और मुजीबुर रहमान के कत्ल किए हैं जो लोग, वो 40-30 साल बाद कलकत्ता से कैसे पकड़े गए। मुद्दा आज भी उतना जायज है, चाहे भाजपा जीते या भाजपा हारे, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये मुद्दा रहेगा। राइट, शाहनवाज भाई जी, शाहनवाज साहब कुछ चीजों पे इन्होंने बताया कि जो इश्यूज पे
कंसंट्रेट कर रहे थे, वो इश्यूज बंगाल में चलते नहीं है। यहाँ पे ये मुद्दे बन नहीं पाते, आप और कहीं पे लगाएं, लेकिन बंगाल में तो वो सब फेल हो गया। शाहनवाज भाई। नहीं, देखिए, आंकड़ों की वजह से इनका उत्साह का मीटर बढ़ा हुआ है। इन्होंने ऐसे तर्क दे दिए कि सवाल है चुनाव पे, इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को जायज़ बना दिया और ये भी कह दिया कि बांग्लादेश से कोई घुसपैठ ही नहीं हुआ है। दादा, इतने उत्साह में मत आ जाइए कि ज़्यादा रसगुल्ला खा लीजिए और उसका नुकसान हो जाए। चुनाव जीतने का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि रसगुल्ला बहुत खाते नहीं, मैं कह रहा हूँ दादा, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अति उत्साह में आपने पूरा बांग्लादेशी घुसपैठ को जस्टिफाई कर दिया। मैं भी किशनगंज बॉर्डर का व्यक्ति हूँ और भारत सरकार में, जिसमें ममता जी भी मंत्री थी, मनमोहन सिंह की सरकार में, उसने स्वीकार किया था बांग्लादेशी घुसपैठ का। तो ममता जी ने रिजाइन क्यों नहीं कर दिया था कि मैं मनमोहन सिंह की सरकार में क्यों कहा? उन्होंने खुद बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा ममता जी ने उठाया। उनकी पैरवी करते करते कुछ आंकड़े क्या बढ़ गए। आप तो बांग्लादेशी को ऐसा बता रहे हैं, वो आते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो यहाँ हमारी इकोनॉमी में मदद करते हैं। आपको पता है हम उनकी मदद करते हैं। आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे बांग्लादेश के वजह से हिंदुस्तान चल रहा है, कलकत्ता चल रहा है, भारत चल रहा है। उनको तो अतिथि देवो भव में आपने तो देवता का रूप दे दिया। हमारा कहना है कि कभी बार चुनाव में हमने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे पर जनमत संग्रह नहीं था। हमने मुद्दे उठाए, 3 एमएलए की पार्टी ने मुद्दा उठाया, 83 पहुंचे, तो इसका मतलब हमारे मुद्दे गौन हो गए। और आप अगर आगे जीत गए तो आपके मुद्दे बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। हार के भी कई कारण हैं, जीत के भी कई कारण होते हैं। अगर हमारा ग्राउंड पर वर्कर और मजबूत होता तो ये आंकड़े कई जगह हम 1000, 2000, 4000 वोट से हार रहे हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते। अति उत्साह में दीदी को डिफेंड करते करते बांग्लादेशियों को डिफेंड मत कर दीजिए। शाहनवाज भाई, आप कहते हैं जब ग्राउंड में मजबूत होता तो कर नहीं पाए मजबूत, या किन्हीं कारणों से मजबूत नहीं हो पाए? देखिए, क्या फैक्टर रहा? ये तो सारे एनालिसिस होगी। प्रतीक जी, आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आप लुटियन रिपोर्टर नहीं हैं, आप एयर कंडीशन रिपोर्टर नहीं हैं। आप भैया जी कहीं भी करते हैं, वो भी फील्ड में करते हैं। कोरोना काल में कई बार आप रूम के अंदर करते हैं और मैंने आपकी लोकप्रियता बंगाल में भी देखी और मथुरा की गलियों में भी देखी है। जब कोरोना काल में आप मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तो मैं आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपसे सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी समर्थक जब टीवी पे आके अति उत्साह में ऐसा बता रहे हैं। शाहनवाज भाई क्यों नहीं बोलते सीधे? शाहनवाज भाई, आप नहीं बोले, मैं बोल देता हूँ। हिंसा एक कारण था, हिंसा एक फैक्टर था या नहीं था? हिंसा फैक्टर था। कह रहा हूं, कांग्रेस पे हमेशा इल्जाम लगा। सुन लीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं कह दूंगा कि हिंसा एक बड़ा फैक्टर था। 10 सेकंड और दीजिए, मैं कह दूंगा। बंगाल में दादा आप इतना कह रहे थे, आप कहिए ना, बोलिए ना, ये जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं, जब पंचायत का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अपना झंडा बांध के घर में घुस गए, वो कहीं पर निकले नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, हमारे कार्यकर्ताओं को मारकर लटका दिया गया। हम डरे नहीं, झुके नहीं, लड़े और हमें खत्म करने की चाल चली गई। फिर भी हम 3 से 83 पहुंचे। सही, हम सरकार नहीं बना पाए, ऐसा लग रहा है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। आपको हमने चेता दिया, ये अलर्ट कर दिया कि बीजेपी की बात को सुनिए, तुष्टीकरण का रास्ता बंद कीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन बंद कीजिए, बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास के रास्ते पर चलिए, विश्वास जीतिए। ये नहीं हो कि दुर्गा पूजा की यात्रा को रोक दीजिए, ये नहीं कर सकते। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा देंगे। हमें कमजोर मत समझिए। बंगाल की जनता ने एक मजबूत विपक्ष को खड़ा किया है। अगर ममता जी को सत्ता दिया तो मजबूत विपक्ष को भी खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं सावधान करता हूं। सुपर्णो मैत्रा साहब अगर मौजूद हो। दादा सवाल ये था कि आखिर जी, सवाल यह था कि कहा गया कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हिंसा इतनी देखने को मिली, इतनी हिंसा। हालांकि लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में तो हिंसा बहुत होती है, मैं नहीं कह रहा। 2016 के भी आंकड़े मौजूद हैं, वो उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिंसा इस बार इतनी थी और हिंसा की वजह से तमाम सारे बातें कही जा रही थी।
और इसलिए लंबा चुनाव भी हुआ। ये भी एक फैक्टर दिया गया कि 8 फेजेस में चुनाव, इसलिए क्योंकि हिंसा एक है एंड विल कंट्रोल। लेकिन इसका तो उल्टा भी कहा गया कि प्रचार ज्यादा कर सकें, इसलिए आपने कहा। दादा सुपर्णो। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग को हमने जब पहली बार वो नोटिफिकेशन निकाले इस चुनाव के लिए 8 चरणों में, तभी भी हम लोगों ने उनको बार बार चिट्ठी लिख के ये कहा था कि ये कोविड के समय पे 8 चरण में चुनाव करना सही नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वेव आ सकता है, तो उसको थोड़ा वो कम करे। लेकिन हमारे जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है उनको ये कहना था कि यहाँ पे हिंसा इतना ज़्यादा है, उनको कहना था, मैं उनका भाषा बोल रहा हूँ, मेरा नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये कहना था कि 8 चरणों में ही होना है क्योंकि यहाँ पे हिंसा ज़्यादा होता है, इसलिए वो करना है। अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग हम लोगों का एक नहीं सुने, हम लोग बार बार कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ट्वीट करके जब बोले कि वो यहाँ पे नहीं कैंपेन कर आ पाएंगे, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन जो वो कह रहे थे वो कर रहे थे। प्रतीक जी, हम लोग तो शायद लग रहा है कि इस चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है जिस संस्था का निरपेक्ष लेके सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चुनाव में उभर के सामने आया है, वो है कि चुनाव आयोग। और लोग ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल है, जो केंद्र सरकार में जो बैठे हैं, हालांकि चुनाव आयोग उनके इशारों पे नाचने वाले एक संस्था बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं और मैं बिल्कुल वो आपके सामने ला रहा हूँ। एक दूसरी बात है, वो लोग क्यों हार गए, हम लोग क्यों जीते हैं, हालांकि हम लोग अब तक जीते नहीं हैं और वो लोग अब तक हारे नहीं है। फिर भी अगर मैं समझता हूँ कि हम लोग जीत गए हैं और वो लोग हारने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग बिल्कुल अपने में बात करें और क्यों इतने सब कुछ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरा केंद्र सरकार को यहाँ पे सारे मंत्री सभा यहाँ पे लगा देने के बावजूद भी अगर वो इस चुनाव हार जाते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह उन पे उठ जाता है कि क्या वो काबिल थे हमारे साथ इस लड़ाई लड़ने। प्रतीक जी। शाहनवाज साहब आप, हाँ जी, मुझे मालूम है आप कुछ कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। आपकी काबिलियत पे सवाल उठाया, आपकी मतलब आपसे नहीं था, मतलब ये बात उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव कुछ वोटों से ही दीदी जीत गई। चलिए, हाँ जी, मैंने कुछ वोटों से ही सही जीती, दीदी जीत गई। खबर मैं उनको बधाई देता हूँ जी। प्रतीक जी, और मैंने ये बात कही थी, मैंने सुबह ही कहा था, मैंने ये सुबह कहा था ये लड़ाई बहुत रोचक होगी। और जब वो आगे चल रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो मैंने कहा था वेट करिए, ये बहुत रोचक होगा। मैंने सुबह ही बोला था क्योंकि वो नंदीग्राम में बहुत होगा। जी जी जी, बोलिए। मैं ममता जी को जीत की बधाई देता हूं, उनकी सरकार बनने के लिए उनकी बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे इस चुनाव के बीच में रहे उसको वो एड्रेस करेंगी और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित करके, जिस दरख्त में फल लगते हैं वो झुक जाता है, तो वहाँ हिंसा की राजनीति न हो, इसकी कोशिश उनको करनी चाहिए। हमारी पुरानी साथी रही हैं, मैं जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एविएशन मिनिस्टर था तो वो रेल मिनिस्टर थी, हमने साथ में काम किया है। ये चुनाव होता है, चुनाव में हम लड़ते हैं, लेकिन जब नतीजा आ जाता है तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि बहुत बड़े दिल से उसको बधाई देनी होती है। ये अमेरिका नहीं है, हम लोग जीत भी स्वीकार करते हैं और जब कोई जीत जाता है तो उसको बधाई भी देते हैं। तो दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप बंगाल की जनता ने जो आप पर विश्वास किया, जी बिल्कुल, उस पर खड़े उतरिए। ये मैं बिल्कुल विश्वास, पार्टी पे तो विश्वास दिख ही रहा है जी, पार्टी पे विश्वास दिख रहा है। टीएमसी 211 पे थे, 212 और सुबीर भौमिक साहब मौजूद है। सुबीर भौमिक साहब, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? अब ये 77 अभी हम दिखा रहे हैं बीजेपी का, तो ये क्या इससे भी नीचे जाएगा या 80, 85 या 83 के आसपास बीजेपी और 206 या 208 या 9 के आसपास टीएमसी रहेगा? क्या कैलकुलेशन क्या कहता है हमारा अपना जो कैलकुलेशन था प्रतीक कि 180 to 85 तृणमूल और भाजपा 100 के आसपास जाएगा, बट वो इन लोगों को ज्यादा मिलते दिख रहा है। तो
ये हमारा कैलकुलेशन ये था, बट हम जब ये कहते रहे हैं तो हमको बहुत गाली सुनने पड़ा, वो दूसरी बात है, उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। बट दिल्ली में बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहे, हम यहाँ कहते रहे कि दीदी कंफर्टेबली आएगी 180-85, बट अभी उनको 211-12 मिल रहे हैं। इसका 2-3 वजह है और उसमें झांक के देखें, चिंतन सभा करें, पता अपने आप चल जाएगा। एक चीज मैं फिर से कहता हूँ, शाहनवाज हुसैन साहब गौर से सुनिए, हम ये कहते रहे हैं और हम लिखे भी हैं, बहुत जगह लिखते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ ये हकीकत था उस जमाने में जब बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को मारने के बाद और जो पाकिस्तान का तबाही मचा कर चले जाने के बाद जब ये मिलिट्री गवर्नमेंट आया, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं था। उस जमाने में जरूर लोग आए हैं, बट गए 10-12 साल में शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश का इकोनॉमी जिस तरफ जाते दिख रहा है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है गारमेंट इंडस्ट्री। मैं वहां रहा हूँ, काम किया हूँ बीडी न्यूज में, बीबीसी छोड़ने के बाद 17 साल बीबीसी में था, तो काम हम लोगों ने भी जमीन पे किया है और रातों रात 30-40 किलोमीटर चल के अल्फा के बेस भी गए हैं हम। लुटेंस वोटेंस के लड़ने वाले हम नहीं हैं। तो ये सुन लीजिए कि नूरुल इस्लाम साहब लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे सरकार, शेख हसीना की सरकार इलीगल घुसपैठ के खिलाफ है। क्यों साहब? कि हमारा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर गारमेंट इंडस्ट्री है, सेकंड क्या है फॉरेन रेमिटेंस। अब उनका कहना ये था कि जो लीगली बाहर जाता है काम करने के लिए, वो बांग्लादेश में डॉलर पाउंड वापस भेजता है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज है। तो हम ऑफिशियली लेबर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट जो घुसपैठ होता है वो तो अपने देश के लिए खत्म हो जाता है। वो इलीगली इंडिया में आ गया तो वो बांग्लादेश में पैसा नहीं भेजेगा। इसीलिए बांग्लादेश का सरकार, जाहिर है कि 10 साल में, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इलीगल घुसपैठ के खिलाफ है। जो इंडिया में इलीगल घुसपैठ का एक चक्र हुआ करता था, काफी सारे रैकेट्स थे, उन लोगों को पकड़ा गया है। तीसरी चीज, राज लाहिरी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बांग्लादेश में, एक मिनट शाहनवाज जी, मैं आ रहा हूं। शाहनवाज, राइट, श्योर, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। एक मिनट, कंप्लीट योर सेंटेंस। हाँ सर, श्योर, सुब्रता कंप्लीट करिए, सुब्रता कंप्लीट करिए। जो बांग्लादेश में जब ये इस्लामिस्ट लोगों पर क्रैकडाउन होता है, जब अभी हो रहा है हुजी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी गए थे, उस विजिट को लेके उन्होंने तहलका मचाया, तो शेख हसीना की सरकार उनको पकड़ रही है, जेल में डाल रही है। ये बांग्लादेश के शेख हसीना सरकार का इल्जाम रहा है कि हम जब ये इस्लामिस्ट पे क्रैकडाउन करते हैं, जमात-ए-मुजाहिदीन, ये सब भागकर वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। और ये सही बात है, राज लाहिरी साहब ने कहा कि बांग्लादेश के काफी सारे बड़े पैमाने के क्रिमिनल एलिमेंट्स, यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान के हत्याकारी कलकत्ता से पकड़े गए हैं। और ये तो बांग्लादेश के खुफिया जो एजेंसीज हैं, हम लोगों के साथ आजकल उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात है। और ये शाहनवाज साहब, मैं आ रहा हूं, राज लाहिरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राज लाहिरी साहब जी, राज लाहिरी साहब अपनी बात कहना चाह रहे थे। भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी ने संसद में एक लिस्ट लाके संसद के लोकसभा स्पीकर के मुंह पे फेंका था कि बांग्लादेश का वोटर्स का नाम का लिस्ट और पश्चिम बंगाल वोटर्स का नाम का लिस्ट किस प्रकार से मैच करते हैं वो दिखा के वो खुद इसका प्रतिवाद किए थे लोकसभा में जब वो सांसद थी। और दूसरी बात, मैं भारत सरकार के आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि हर साल पश्चिम बंगाल में 2002 में वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले जो राशन कार्ड बनता था, उस राशन कार्ड का डेटा देखा जाए कि 1984 में इंदिरा गांधी जी के मौत के बाद जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ममता बनर्जी जी जब पहली बार जीते थी, वामपंथियों को हरा के, मालिनी सोमनाथ चट्टोपाध्याय को हरा के जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में नंबर ऑफ राशन कार्ड्स किस प्रकार से जीपी रेशियो या एपी रेशियो में बढ़ गया था, उसका डिटेल्स भारत सरकार के पास है, वो आंकड़े चेक कर लिया जाए। कालिमुद्दीन शामस जी के खाद्य मंत्री तत्कालीन वाम फ्रंट के, वो उनका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, ये भी देखा जाए। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी शाहनवाज साहब, नाउ यू ऐड। शाहनवाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शाहनवाज भाई, मैं इनके पूरा जवाब इनको देना चाह रहा था।
देखिए 2004 में मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था। उस वक्त मार्केट ओपन हो रहा था, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वो 10 साल चूक कर दी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो काम भारत को मिलता था, वो भारत की कंपनियां भी लेबर सस्ती होने की वजह से बांग्लादेश में वो कंपनियां चली गई और टेक्सटाइल में वो बहुत आगे हो गए। ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी थी उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार की। मैंने कई बार पार्लियामेंट में चेताया भी कि साहब अगर आप यहाँ पर लेबर पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे। ये सही है, टेक्सटाइल में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है। यहाँ तक कि जो हम इंडिया कंपनी का भी कपड़ा पहन रहे हैं वो बांग्लादेश में हो रहा है। मैं बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर बना हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल का हब बिहार को बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर टेक्सटाइल वर्कर हमारे यहाँ है। तो स्किल वर्कर हमारे यहाँ ज़्यादातर बिहार और उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो बांग्लादेश टेक्सटाइल में आगे गया है, थोड़ा गैस उनका निकला है, लेकिन इस बहाने ये सर्टिफिकेट दे देना कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन घुसपैठ जो आप कह रहे हैं कि शेख हसीना आई तो रुक गया, दादा ने कहा, आप अपने प्रधानमंत्री का भी नाम लेते। मोदी जी जब 7 साल से हैं, उन्होंने भी सख्ती से बीएसएफ को कहा कि घुसपैठ नहीं होना चाहिए। वो नहीं आ रहे हैं, नहीं, हम आने नहीं दे रहे हैं, ये सवाल है। ऐसा नहीं है कि वोट की गिनती में वो आगे हो गए तो सारे तर्क आपके सही हो जाएंगे। मैं कहूँगा दिन तो आप कह देंगे रात, ऐसा नहीं है। तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी गिनती आगे बढ़ गई तो आपकी हर बात तर्क संगत हो जाएगी। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी डिफेंड करने लगेंगे। ये मैं इस तर्क के पक्ष में भैया जी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ ममता दीदी जीती हैं, सरकार बनी है, एक मजबूत विपक्ष भी मिला है। 2 खबर है, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं हेडलाइन आपका नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खबर यह है ममता जी फिर से जीते। एक बड़ा विपक्ष, मजबूत विपक्ष ममता जी को मिला, वो है भारतीय जनता पार्टी। ये खबर है। पिछली बार जो विपक्ष के नेता थे उनके पास 40 एमएलए थे। इस बार 80 से ऊपर वाले जो विपक्ष का नेता होगा उसके एमएलए ऐसे नहीं होंगे कि उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। पिछली बार तो विपक्ष था ही नहीं। अब हम सत्ता में नहीं आ पाए तो जरूर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ममता जी को यही मेरे तरफ से अनुरोध है कि जब शाहनवाज जी एक बात और कही गई, बड़ा दिल शाहनवाज जी एक बात तो और कही गई जी, शाहनवाज जी एक बात और कही गई कि जब 2019 में आप 18 लोकसभा सीटों में आगे हैं और आप ठीक 2 साल बाद 21 में जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप अगर उनको ट्रांसलेट करें तो 119 और 121 की सीटें बनती हैं। तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए तो पॉपुलैरिटी कुछ कम हो गई और आप जमीनी हकीकत को आकलन नहीं कर पाए। भैया जी ध्यान से सुनिएगा, 2019 में दादा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट था, तो मोदी जी के नाम पर वोट था। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2019 में दादा को प्रधानमंत्री, मोदी दादा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट था। इस बार शायद दीदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट है, ये अंतर था। विधानसभा का तुलना विधानसभा से कीजिए, लोकसभा का तुलना लोकसभा से कीजिए। कई बार क्या होता है बिहार में, अगर आप करेंगे भैया जी, बिहार में लोकसभा में हम 40 में 39 जीते, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया कुछ महीने बाद, 1 साल बाद, तो हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अगर लोकसभा में माहौल अलग होता है, क्योंकि लोकसभा में लोग कह रहे हैं बीजेपी, कई लोगों से हमने पूछा किसको वोट देने जा रहे हो, तो कह रहे बीजेपी को नहीं बोल रहे थे, बोले मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को वोट देने जा रहे हैं। तो एक बार हमारे नेता का टीएमसी के प्रवक्ता मौजूद है, इस नाते लोगों ने वोट किया था। लेकिन विधानसभा में पिछले विधानसभा से हमारी तुलना कीजिए, हमारी तुलना लोकसभा से करेंगे तो फिर बिहार में भी करना पड़ेगा। मैं बात वही अभी सुपर्णो से जी नहीं मैं वही बात मोहित्रा साहब मौजूद है, मोहित्रा साहब जवाब देंगे मुझे। सुपर्णो मोहित्रा साहब टीएमसी के प्रवक्ता, उन्हीं से सवाल है सीधे कि क्योंकि शाहनवाज जी ने तो कह दिया कि हमारी जो लोकप्रियता है वो कम नहीं हुई है। हमारी विधानसभा से तुलना करिए, 2016 से तुलना करिए, हम 83, 80 या 82 के आसपास बैठेंगे। हमारी लोकसभा से तुलना क्यों करेंगे? वो तो प्रधानमंत्री चुनाव ये किसका था? चुनाव ये भी लोगों ने कहा, जब आप वहां पे मौजूद थे, चुनाव ये भी हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई इतनी रैलियां प्रधानमंत्री की, इतने तो कैबिनेट मौजूद है और अकेले ममता है। तो सवाल ये भी हुआ, तो कौन सा फैक्टर जो है लोगों ने पकड़ा? तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं उनकी एनालिसिस इस पर चाहता हूं।
सुपर्णोदा। प्रतीक जी, मैं शहनवाज खान साहब से बिल्कुल सहमत हूं जब वो कहते हैं कि 2021 का तुलना 2019 के साथ नहीं 2016 के साथ करना चाहिए। यही बात तो हम लोग कहते कहते थक चुके थे, लेकिन बार बार वो लोग जब यहाँ पे वो लोग प्रचार प्रसारण में व्यस्त थे, वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए 2019 में कितना अच्छा उनका प्रदर्शन रह चुका है। तो आज शहनवाज जी जो कह रहे हैं, यही बात बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा चुनाव अलग है और लोकसभा चुनाव अलग है। तो मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता हूं शहनवाज जी जैसे अच्छे बात करते हैं, उनके साथ उनके बाकी जो सुपर्णोदा, मैं साथी आता हैं हूं आपका, उनके बिल्कुल हैं। जी दादा, मैं आता हूं, बिल्कुल बिल्कुल दादा, मैं आता हूं। आप मेरे को मैं आप ही से शुरू करूंगा, बिल्कुल आप ही से शुरू करूंगा। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, बस छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। 212 टीएमसी, 77 बीजेपी, कांग्रेस +2, ये आंकड़ा अभी पश्चिम बंगाल का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।